शुरू ये लड़ाई या फिर कहूं गुरिल्ला वॉरफेयर या तो गुरिल्ला अटैक जो आपके सेंट्रल अफ्रीका से शुरू हुआ था, धीरे धीरे फरवरी बढ़ते तक ये डेथ टोल को बढ़ाता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में क्लेम किया है कि ये जो M23 ग्रुप द्वारा ये जो वॉर शुरू की गई है सेंट्रल एशिया में, बेसिकली उसने ऑफिशियली अभी तक 770 लोगों की डेथ कर दी है, बट दिस इज द ऑफिशियल डेटा। हमें ये नहीं पता कि अनऑफिशियली कितने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि ये कहा गया वहाँ के पुलिस फोर्सेस को कि भाई साहब देखिए खून जो है सड़क पे एकदम बह रहा है, काम करिए फटाफट इन डेड बॉडीज को आप ठिकाने लगाइए। ऐसी कुछ स्थिति आपकी सेंट्रल अफ्रीका में बन चुकी है। यस, हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो जनवरी की जो शुरू हुई लड़ाई अब फरवरी में और कितनी क्रूएल होती जा रही है, और क्या है ये सेंट्रल एशिया की लड़ाई, क्या है M23 ग्रुप जिसकी वजह से ये सारा सिचुएशन हो रहा है, और क्यों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या हमारी कंट्री के लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। लेट अस स्टार्ट विद इट। सो बेसिकली M23 क्या है कि 100 से ज़्यादा आपके ऐसे सोल्जर्स यूनिफॉर्म में, आपके आर्म्स में तैनात, आपके आर्म्स लेके, और एक ऑर्गेनाइजेशन अटैक कर देता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC को। तो M23 एक ग्रुप है, इसके 100 आर्म्ड फोर्सेस ने आपका कॉन्गो के गोमा रीजन को अटैक किया, जो कि वहाँ के क्यू प्रोविंस का पार्ट है, उसको अटैक किया और कैप्चर कर लिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कैप्चर किया है, 2012 में भी इसको कैप्चर किया गया था। उसके बाद भी यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस के बाद इन्होंने अपनी जो प्रोविंसेस है या उस पर्टिकुलर कैप्चर्ड को वापस सरकार को वापस किया थी लैंड, लेकिन अभी इन्होंने वापस 2025 में ये सेम तरीके का अटैक आपको देखने के लिए मिला। और क्यों किया है? बिकॉज ऑफ कॉन्गो मिनरल रिच ईस्ट। क्या कहानी है? मैंने कहा ना, जितनी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की लड़ाई है जो पॉलिटिकल और मिलिट्रिसाइज की जाती है, मेन एम या तो पावर होता है या तो मिनरल्स होते हैं, जिसके चलते आप रिच हो सकते हैं। इसके चलते आपकी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंट्री को आपको अटैक किया है। दे आर बैक्ड बाय 4000 ट्रूप्स ऑफ नेबरिंग कंट्री दैट इज रवांडा अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट, और जो कि 2012 में भी इन्होंने मदद की थी। अब इसमें हमने देखा M23 के बारे में देखा, मिनरल रिच DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में देखा, देन हमने एक और कंट्री का इन्फ्लुएंस देख लिया, दैट इज रवांडा। रवांडा में ही किगाली है और एनवायरनमेंट की एक एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि किगाली एग्रीमेंट किससे जुड़ा हुआ है। सो अब एक एक करके इस पर्टिकुलर गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, DRC कहाँ है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ है, रवांडा क्यों अपने 4000 ट्रूप्स को लेके आपका पीछे पड़ चुका है DRC के गोमा रीजन का या DRC का। सो बेसिकली ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये आपको अफ्रीका के मैप में बीच में ये कंट्री आपकी दिखेगी। आप कंफ्यूज मत करिएगा, देयर आर टू बेसिकली कंट्रीज, एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका एक छोटा सा एरिया आपको समुद्र की तरफ या अटलांटिक ओशन की तरफ भी टच करता है। सो इफ इन केस अगर UPSC आपसे पूछती है कि क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या ये 4-5 कंट्रीज हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर, जो अपना जो बाउंड्री है वो ओशन से टच करती हैं या सी से कटती हैं कि नहीं करती हैं, सो उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होगा। क्योंकि यूजुअली जब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात होती है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं विद अटलांटिक सी या फिर ओशन। देन यस, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे आपकी कंट्री है, और ये आपकी सेंट्रल अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और अफ्रीका का 11th लार्जेस्ट जो है आपका वर्ल्ड की जो है 11th लार्जेस्ट एरिया वाइज आपकी कंट्री मानी जाती है। लगभग 40 किलोमीटर का कोस्ट लाइन ये अटलांटिक ओशन से आपका टच करती है। 9 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, जिसमें आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ज़ाम्बिया एंड अंगोला।
बुरुंडी दुनिया की डर्टीएस्ट कंट्री में से एक मानी जाती है। रवांडा में किगाली एग्रीमेंट हुआ था और ऐसी जो बहुत से देश हैं, अंगोला आपकी ऑयल रिच मानी जाती है। तो ये कंट्रीज जो हैं इसको बॉर्डर शेयर करती हैं। पूछ सकता है यूपीएससी, हम कुछ नहीं कह सकते कि यूपीएससी क्या पूछे क्या ना पूछे। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और इसकी जो कैपिटल है वो आपको किनशासा यहाँ देखने के लिए मिलती है। और जो कैप्चर किया है बाय M23 ग्रुप वो भी देखेंगे क्या है। सो M23 ने जो कैप्चर किया है वो ये वाला रीजन किया है, गोमा और आपका ब्यूतेम्बो और बेनी, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको M23 ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। और ये रवांडा जो कंट्री है वो इस तरफ से बॉर्डर करती है। रवांडा के 4000 ट्रूप्स जो हैं वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपको पिक्चर थोड़ी सी समझ आई होगी कि क्यों रवांडा क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जस्ट बॉर्डर शेयर करता है इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। और रवांडा क्यों सपोर्ट कर रहा है इसका एक आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज मिनरल्स या खनिज की वजह से ये पूरी लड़ाई आपकी शुरू हुई है। वरना मिनरल जब मिडल ईस्ट की बात करेंगे, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं या रशिया यूक्रेन की बात करेंगे तो वो पावर पॉलिटिक्स है, दो लोगों के बहकावे की वजह से जो पॉलिटिक्स है या जो लड़ाई हो रही है। बट ये जो लड़ाई है ये आपकी मिनरल्स की लड़ाई, उसकी वजह से आपका कि एक्चुअली रवांडा को मिनरल्स चाहिए जो कॉन्गो में प्रेजेंट है, जिसमें आपकी गोल्ड और कैल्टन देखने के लिए मिलेगा जो कि मोबाइल बैटरीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ये कैप्चर करा के उस मिनरल रिसोर्स रिच एरिया से वो जो आपके मिनरल्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करा रही रवांडा, और रवांडा उसे मार्केट में बेच के अपना प्रॉफिट कमा रहा है। तो तुम डायरेक्टली ट्रेड में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो कि ट्रेड करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, उन्हीं की एक एथनिक ग्रुप है जिसको आप कहते हैं तुत्सी, इन्हीं की जो आपकी कॉन्गो की एक एथनिक ग्रुप है तुत्सी, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ कॉन्गो, तो उन्होंने माइनॉरिटी, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कॉन्गो की जो है वो है तुत्सी। तो तुत्सी ने बोला कि ये जो आपकी कॉन्गो जो हमारी गवर्नमेंट है ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम इन्होंने रखा मार्च 23 या M23। क्यों M23? क्योंकि मार्च 23 से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये 2012 में फॉर्म हुई थी और ये मेजरली तुत्सी ने बनाई थी, क्योंकि तुत्सी ये क्लेम करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को सरकार नहीं देख रही है, इसीलिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो ईस्टर्न DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपका है प्रेजेंट आपकी। सो ये एक एथनिक कम्युनिटी ने गवर्नमेंट से नाराज होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो टाइम टू टाइम सरकार के रीजन्स पे अटैक करती है, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पर्टिकुलर गवर्नमेंट। और इसका फायदा उठाते हुए बगल की एक कंट्री रवांडा ने मिनरल रिच DRC से बदला लेने के लिए या उनके रिसोर्सेज बिना पैसे या ट्रेड से लेने के लिए वो सपोर्ट कर रही है इसी तुत्सी ऑर्गेनाइजेशन को या M23 ऑर्गेनाइजेशन को, और उन रिसोर्सेस को अपने वहाँ ट्रांसपोर्ट करा रही है और उसको मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा रही है। सो लड़ाई किसी और की और फायदा किसी और का। तो ये पूरी कहानी है, लेकिन ये बेचारे पिस रहे हैं, इनको लग रहा है कि रवांडा इन्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली रवांडा इनके थ्रू अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो अभी तो इन्होंने गोमा रीजन कैप्चर किया, इन्होंने गोमा का एयरपोर्ट और वहाँ के प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया। नाउ दे आर सेइंग कि ये इनकी जो कैपिटल है DRC की किनशासा, उसे भी कैप्चर कर लेंगे। बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से और किनशासा के यहाँ पे आने तक लगभग आपका 2600 किलोमीटर्स का जो रास्ता आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इतना आसान नहीं होगा इतनी बड़ी टेरिटरी पे क्लेम करना, लेकिन यस, तो ये एक एज पे है, नॉर्दर्न की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ये दूसरी जो कैपिटल है ये बिल्कुल ही आपकी वेस्टर्न साइड पे आपको देखने के लिए मिलती है। नाउ भारत के साथ, भारत के लिए क्यों कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी भारतीय लोग लगभग 1000 से ज़्यादा भारतीय लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं गोमा रीजन में, और जिनको आपका वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑफिशियल डेटा बोल दिया है कि यस, ये जो 1000 लोग हैं इनको हमने सेफ जगह पहुँचा दिया है। पर दूसरा कंसर्न ये है कि ये बिकॉज एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इस तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशन टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और जहाँ पे इस तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं वहाँ यूनाइटेड नेशन जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी
कुछ पीस कीपिंग या यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस लेकर आती है, जैसे ब्लू बैरेट्स भी बोला जाता है, अक्सर उन्हें ब्लू हेलमेट में भी देखा जाता है, दैट्स वाई इन्हें ब्लू बैरेट्स कहा जाता है। तो इस ब्लू बैरेट्स में भी लगभग आपकी अच्छी खासी लगभग 4000 से ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं वो इस यूएन पीस कीपिंग मिशन में आपका सपोर्ट कर रहे हैं या उस फोर्सेस का पार्ट है। और जब ये M23 ने अटैक किया तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस के जो फोर्सेस जो वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो वहाँ सपोर्ट कर रही हैं मतलब जो वर्ल्ड की है और जो इंडिया की है, उन्होंने भी उसमें इनिशिएट लिया। तो और डायरेक्टली ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट यहाँ पे हमारे 80 ऐसे सोल्जर्स हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन में काम करते हैं, वो फंसे हुए हैं आपके गोमा में। तो इंडियन एम्बेसी ने ये मेक श्योर करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से हमारे लोगों पे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों इंडियन ने, और इनिशियली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी जो एम्बेसी इस्टेब्लिश गई थी किनशासा में, इंडिया ने अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश की थी इन किनशासा इन 1962, और भारत एक पहला देश बना था, पहले देशों में से एक बना था जिसने आपका ये एम्बेसी की स्थापना आपकी की थी। साथ के साथ जो मेजर, ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल ट्रेड नहीं है, हमारे इनके साथ एक अच्छा खासा ट्रेड है। सो जो मेजर कमोडिटीज़ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ मिनरल फ्यूल में कॉपर आप देखेंगे, पर्ल्स देखेंगे, सेमी एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स देखेंगे, ऑयल सीड्स देखेंगे, और भी ग्रेन्स वगैरह हम यहाँ पे इंपोर्ट आपका कर रहे हैं। और इनसे जो मिनरल्स वगैरह गोल्ड और कैल्टन और डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे मिनरल्स ले रहे हैं जिसका इस्तेमाल फ़ोन, लैपटॉप या फिर गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डीआरसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की थी तो 22nd सेंचुरी अफ्रीका की होने वाली है। दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन भारत के पास है, लेकिन दुनिया का यंगेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है। बट दिक्कत ये है कि अफ्रीका अपने उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। कौन से रिसोर्सेज? एक तो अफ्रीका इज़ हाईली रिच इन मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, गैस में, अलग अलग तरीके के मिनरल्स में। दूसरा जो उसका रिसोर्स है वो है उसकी यंग जनरेशन। तो इन दोनों को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते फिर यहाँ पे मैं बोलूँगी चाइना जो है, आपने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम अफ्रीकन्स नहीं, अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन्स फर्स्ट। ठीक है कि हम अफ्रीकन से को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम इसके चलते वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट दुख की बात यह है कि चाइना ऑलरेडी, हम जब बोल रहे हैं कि अफ्रीका नहीं अफ्रीकन्स फर्स्ट, चाइना ऑलरेडी 10 गुना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर चुका है। तो ये हम ऑलरेडी पीछे हैं, तो हमें उस चीज़ को पेस में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया अब भागेगी अफ्रीका की तरफ, क्योंकि वही एक मिनरल और मिनरल रिच और रिसोर्स रिच आपका कंट्री बचा हुआ है। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर एरिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इंडियन पीस कीपिंग मिशन की थोड़ी हिस्ट्री से बात करने रहूँ तो हमने 1962 के आसपास, 1960 से 62 जब हमने अपनी एम्बेसी सेट की थी, तो हमने अपनी गोरखा ट्रूप्स को पहले वहाँ पे एज अ यूएन पीस कीपिंग मिशन के तौर पे भेजा था। और अभी जो है 4500 इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पे पुलिस और मिलिट्री पर्सनल के तौर पे, मैंने बोला था 4000, अप्रॉक्स 4500 जो ट्रूप्स है वहाँ पे एज अ यूएन पीस कीपिंग का पार्ट में काम कर रहे हैं। और यूएन की लार्जेस्ट पीस कीपिंग मिशन जिसको आप बोलते हैं मोन्यूस्को, जो कि है कि आपके वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन को मेंटेन करते हैं, उस मूवमेंट का नाम है मोनिस्क्यो, उसके साथ मिलके आपका काम कर रही हैं। तो इट्स वर्क इज टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज मोनुस्को। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इनिशिएटिव लिया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा, दैट इज मोनुस्को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसमें जो लार्जेस्ट ऑपरेटिंग जो फोर्सेस हैं वो आपकी इंडियन फोर्सेस, या जो मेजर फोर्स है वो इंडियन फोर्स है। तो 4500 से ज़्यादा फोर्सेस आपकी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं।
ये इमेज से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन वहाँ होगी। ये सारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये धीरे धीरे फिर एंशंट टाइम या फिर पुराने वक्त के तौर पे वॉर जोन पे आ रहा है। शायद इसके बाद कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्या कौन सी इंसिडेंट के पीछे कौन सी कंट्री है या कौन सा क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब अपने पॉलिटिकल गेन्स के चलते, मिनरल गेन्स के चलते, चाहे किसी भी पर्पज से कुछ भी करें, एट द एंड जो नुकसान हो रहा है वो हमारी ही जनता को या लोग हमारे जैसे और ह्यूमंस को ही हो रहा है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। इंडियन एंड डीआरसी की बात करूं तो यस, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सेंट्रल अफ्रीका में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और हमने ये बोला कि 2016 के एक डेटा के हिसाब से या दिसंबर 2016 तक हमने ये देखा कि देयर वर एस्टिमेटेड 9,000 इंडियन सिटीजन्स एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो डीआरसी में रह रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे अपने गुज्जू भाई दिखेंगे, दैट इज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो ज़्यादातर गुजराती, केरला या साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ के लोग एक अच्छा खासा परसेंटेज बना रहे हैं। एक छोटा नंबर ही सही बट नॉर्थ इंडिया में से भी देखने के लिए मिलेगा। और जो सिंगल जो लार्जेस्ट आपकी इंडियन कम्युनिटी जो डीआरसी में रह रही है दैट इज इस्माइली। ठीक है, इस्माइली कम्युनिटी एस्टिमेटेड टू नंबर अराउंड 2,000 पीपल एंड द कॉन्गो हिंदू मंडल एंड इंडियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अ हिंदू टेम्पल इन किनशासा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हाँ, सेंट्रल जो आपकी डीआरसी है या सेंट्रल अफ्रीकन नेशन में से आपका जो डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ एक अच्छी खासी इंडियन पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती है। 9,000 से 16 के हिसाब से 9,000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन अभी ये पॉपुलेशन, ये जो आपका एस्टिमेट है ये 1,000 प्लस आपका ईजिली चला गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ज़्यादातर लोग गुजराती या साउथ से देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ का बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं है, लेकिन यस, एक अच्छी खासी जो लार्जेस्ट, जो सिंगल लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी डीआरसी में है दैट इज योर इस्माइली कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलती है। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। ये आपको देखेंगे इस्माइली जो ग्रुप है जो आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपरली लग रहा है कि किसी इंडिया के गांव का ही इमेज है, लेकिन नहीं, दिस इज बेसिकली द इमेज ऑफ अफ्रीका। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो होप सो आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई हो। हमने बहुत शॉर्ट तरीके में इस पर्टिकुलर मैटर को समझाने की कोशिश की है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऐसी और ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।